नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, ये करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी की देखने वाले हैं। जो पिछले 4 लेक्चर रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनमें दोस्तों हमने जो घटनासार अर्धवार्षिकी की है उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा है। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो आपकी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये आपके वर्ष 2024-25 की काल अवधि के लिए निर्धारित किए गए हैं। और अगर फसलों की बात की जाए तो उसमें धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, मूंग, कपास, रामतिल, रागी जो कि आपकी खरीफ की फसलें, उनके लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। और अगर इन फसलों में ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किस फसल में हुई है तो वो है आपका रामतिल। केवल इतना ही याद रखना है। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो तिल के एमएसपी में वृद्धि हुई और तीसरे नंबर पर अरहर के एमएसपी में वृद्धि हुई है, जो कि 550 रुपये प्रति कुंटल है। और जो नाइजर सीड है वो आपके 983 रुपये प्रति कुंटल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो आपके 2023-24 के काल अवधि के दौरान के एक आंकड़े से संबंधित है, जिसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था है तो उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किस देश ने किया है एफडीआई के रूप में। तो उसमें जो पहला स्थान है वो आपका सिंगापुर का है। ये याद रखना है कि भारत में 2023-24 की अवधि के दौरान सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है। और अगर मॉरिशस की बात की जाए तो इसमें जो आंकड़ा दिया है मॉरिशस का, वो भारत में एफडीआई करने वाले देशों के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है। और अमेरिका ने तीसरे नंबर पर भारत में एफडीआई के रूप में निवेश किया है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि जो टॉप 3 देश 2023-24 के टाइम ड्यूरेशन के दौरान भारत में एफडीआई में योगदान करने वाले देशों में रहे हैं तो वो हैं आपके सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। इस न्यूज़ में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। दोस्तों अगली न्यूज़ है आपकी कंटेनर पोर्ट्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। तो ये जो सूचकांक है इसमें विश्व के शीर्ष जो 100 बंदरगाहों की जो रिपोर्ट है उसको कवर किया गया है, उनके प्रदर्शन को आधार बनाया गया है। तो इन जो टॉप 100 बंदरगाह हैं उनमें भारत के 9 बंदरगाह हैं। और इस सूचकांक की अगर बात की जाए कि किस संस्था ने इसको बनाया है तो वो आपके विश्व बैंक हैं और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ये 2 संस्थाएं, इनके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। अगर दोस्तों इसमें शीर्ष बंदरगाहों की बात की जाए तो उनमें आपके यांगसान बंदरगाह जो कि चीन में है, फिर ओमान का सलाला है बंदरगाह, ये दूसरे नंबर पर है। और जो कार्टाजेना बंदरगाह है ये तीसरे नंबर पर है। तो टॉप 3 ही याद रखने। अगर भारत की बात की जाए तो जो भारत के 9 बंदरगाह हैं उनमें आपका जो शीर्ष स्थान वाला बंदरगाह है, ओवरऑल उसकी रैंकिंग 19वीं, वो बंदरगाह है विशाखापत्तनम। और दूसरे नंबर पर आपका मुंद्रा बंदरगाह है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 27वीं है। लेकिन दोस्तों इस कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि किस बंदरगाह पर माल जो उतारने की प्रक्रिया है या उस पर लादने की प्रक्रिया है, माल लदान की प्रक्रिया किसी शिप पर, और उसको जो डिपार्चर करने की कालावधि है, उन सब प्रक्रियाओं में किस बंदरगाह से कितना कम समय लगेगा और कितना ज़्यादा लगेगा। जिस बंदरगाह पर इन सब कार्यों में कम समय लगेगा तो ये माना जाता है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य निष्पादन की दर काफ़ी अच्छी है क्योंकि कम समय में ही सारे काम हो जाते हैं। तो ये सूचकांक बेसिकली यही बताता है। दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ एक आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा भारत की जो रेटिंग है उसको स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक श्रेणी का कर दिया गया है। और जो रेटिंग एजेंसी है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P नाम की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके द्वारा ये सब किया गया है। तो स्थिर से सकारात्मक होने का मतलब ये है कि जो भारत में निवेश करता है उनकी नज़र में भारत की जो निवेश करने की, भारत में जो निवेश उनके द्वारा किया जाएगा तो उसमें जो है रिस्क कम हो गया है, ऐसा माना जाएगा। तो वो भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो जो सॉवरेन रेटिंग है वो किसी देश के निवेश प्रदर्शन के जोखिम स्तर को मापने का साधन है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया रिस्क को मापा जाता है।
और देश के कर्ज चुकाने की जो क्षमता है उसको भी इससे मापा जाता है। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आपकी महाराष्ट्र में बधावन में एक बंदरगाह निर्माण को लेकर है। तो दोस्तों केवल इतना ही याद रखना है कि महाराष्ट्र में नया बंदरगाह कौन सा बन रहा है और कोई इसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आपकी भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में है। पहले तो ये देखना है कि ट्रांसशिपमेंट हब क्या होते हैं। तो ये ऐसे बंदरगाह होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर माल ले जाने वाले जो शिप हैं उनमें माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है। जो बिझिंगम पोर्ट है वो ऐसा करने वाला भारत का पहला पोर्ट होगा। और ये पोर्ट है कहाँ, ये केरल में है। यानी जैसे अगर उदाहरण के रूप में अफ्रीका से कोई जहाज़ चीन जा रहा है और बिझिंगम पोर्ट पर आया है तो इस तरह की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है कि जो अफ्रीकी देश का जहाज़ होगा वो बिझिंगम पोर्ट पर आकर वो माल उतारेगा जो चीन जा रहा है, और चीन जाने वाला जहाज़ उस माल को लादेगा। तो जो ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा है वो बिझिंगम पोर्ट द्वारा उन्हें दी जाएगी। बस दोस्तों इस न्यूज़ में इतना ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अधिकृत आर्थिक संचालक है इससे संबंधित न्यूज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आपकी है आरबीआई द्वारा ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाने को लेकर है। जब भारत में 1991 में जो अर्थव्यवस्था है उस पर संकट आया था तो उस समय भारत ने कुछ सोना अपना गिरवी रख दिया था, ब्रिटेन चला गया था। तो उसी सोने को वापस करने के क्रम में ये घटना घटित हुई है कि ब्रिटेन से आरबीआई द्वारा जो सोना ब्रिटेन में रखा गया था आरबीआई द्वारा उसको वापस मंगाया गया है। दोस्तों अगली न्यूज़ आपकी जो अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे उसके द्वारा नई मुद्रा को अपनाने को लेकर है। क्योंकि जो पुरानी मुद्रा है उसके जो चलन है उसको बाहर किया जाएगा और जो नई मुद्रा है उसका नाम होगा जिग, जिसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड। पहले इसमें जो है डॉलर चलता था जिसे जिम्बाब्वे डॉलर कहते थे। बस इसमें इतनी ही न्यूज़ महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है पिछले 1 साल में बन गया है, तो वो है आपका चीन। चीन के पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था अमेरिका। तो बस इतना ही याद रखना है कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। और दोस्तों अगर व्यापार की बात की जाए तो आपके 118.4 अरब डॉलर मूल्य का व्यापार भारत और चीन के बीच हुआ है, जबकि 118.3 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ भारत का हुआ है। दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। हाँ दोस्तों अगर तीसरी भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार की बात की जाए तो आपका यूएई है और चौथे नंबर पर रूस आ गया है। क्योंकि पिछले 2 साल में जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है भारत और रूस के बीच जो व्यापार है उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अगली न्यूज़ आपके 3 पोर्टल से संबंधित है जो कि आपके आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए हैं। एक का नाम है प्रवाह पोर्टल, एक का रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक आपका फिनटेक रिपोजिटरी। तो इनके काम क्या होंगे, तो जो प्रवाह पोर्टल है वो एक वेब आधारित पोर्टल है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक बनाता है। दूसरा आपका रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है जो कि खुदरा निवेशकों से संबंधित है। तीसरा आपका फिनटेक रिपोजिटरी है जो कि डेटा भंडार की जो जानकारी है उसके रेगुलेशन से संबंधित जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करने में मदद करेगा। ये दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो भारत के जो है एयरलाइन बाज़ार से संबंधित है। तो जो भारत का एयरलाइन बाज़ार है वो आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन बाज़ार बन चुका है। किस मामले में, घरेलू एयरलाइंस के बारे में। यानी भारत में जो घरेलू यात्री हैं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं जहां एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं, उन यात्रियों की संख्या के हिसाब से जो भारत की व्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर आ गई है हवाई सेवा में। तो दोस्तों पहले नंबर पर फिर कौन है ये याद रखना है। तो जो पहले नंबर पर है वो आपके अमेरिका की एयरलाइन बाज़ार है घरेलू, और दूसरे नंबर पर चीन का घरेलू एयरलाइन बाज़ार और तीसरे पर भारत का। दोस्तों अगली न्यूज़ आपके ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स से संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया।
तो ये किया गया हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसमें केवल यही महत्वपूर्ण है कि कौन से जो देश हैं जो टॉप 3 में हैं, शीर्ष पर हैं नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स के मामले में। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत है। और जो अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र है, जो कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में स्थित है, इस खाड़ी क्षेत्र को यूनिकॉर्न राजधानी कहा जाता है। जैसे आपका वहाँ सिलिकॉन वैली है, वैसा ही यूनिकॉर्न राजधानी है। फिर दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपके ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के एक आंकड़े की से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया कि भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर के जो वृक्ष क्षेत्र हैं वो नष्ट हो गए हैं। किस टाइम ड्यूरेशन में? वर्ष 2000 से लेके 2022-23 तक। तो दोस्तों ये न्यूज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि जो वन से संबंधित जो भारत सरकार है उसके द्वारा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है उसके आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वो हम मिसलेनियस की क्लास की जब सीरीज आएगी उसमें करेंगे। अगले दोस्तों तो जो स्टैंडर्ड हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वो जारी किए गए हैं, वो आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनके लिए किए गए हैं। तो उनके नाम देख लेने हैं। IS 18590 2024 और IS 18606 2022 उनके नाम हैं। दोस्तों अगली न्यूज़, भारत की पहली इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी, इससे संबंधित जो सैटेलाइट है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो ये जो बीमा पॉलिसी है वो आपकी टाटा AIG ने लॉन्च की है। ये दोस्तों है क्या? तो ये है कि अगर कोई सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में भेजा जा रहा है और अगर उसमें कुछ क्षति हो जाती है तो उस क्षति की जो आर्थिक रूप से भरपाई है वो आपकी टाटा AIG द्वारा की जाएगी। बस इतना ही सिंपल याद रखना है। जो बीमा है बीमा जैसा काम है। तो कक्षा में किसी सैटेलाइट से जुड़ी किसी दुर्घटना की स्थिति में तीसरे पक्ष को होने वाली शारीरिक चोट और संपत्ति के नुकसान के लिए पूर्ण कवरेज प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी अंकटाड की एक रिपोर्ट है जो कि FDI पर है। जैसा अभी हमने FDI में देखा तो भारत में सबसे बड़ा जो भागीदार था वो कौन था? फिर दूसरे तीसरे नंबर पर जैसे अमेरिका था। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो अंकटाड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि अलग अलग देशों में जो FDI है उनमें उनके जो निवेश की जो मात्रा है उसके हिसाब से कौन से देश कितने नंबर पर हैं, ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है। तो इसमें जो अमेरिका है वो सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले देशों में पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 15वें नंबर पर। और अगर इसी में अगर जो ब्रिक्स देश हैं उनमें देखा जाए तो ब्राज़ील 5वें स्थान पर है और अमेरिका के बाद आपके चीन दूसरे स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर सिंगापुर और चौथे पर हांगकांग है। दोस्तों अगली न्यूज़ है जो RBI द्वारा हर साल भारत सरकार को लाभांश दिया जाता है, उस लाभांश से संबंधित है जो कि आपका 2.11 लाख करोड़ का इस वर्ष दिया गया है। तो ये अब तक का सर्वाधिक दिया गया लाभांश है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि RBI द्वारा किस वर्ष का लाभांश मात्रा के हिसाब से सर्वाधिक है जो सरकार को दिया गया है? तो वो आपका वर्ष 2023 का। फिर दोस्तों आपकी जो RBI एसेट्स हस्तांतरण है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये रिजर्व बैंक अपने रिजर्व और प्रतिधारित आय के लिए प्रावधान करने के बाद जो अधिशेष बचता है वो सरकार को हस्तांतरित कर देता है। और ये किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो ये RBI अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत किया जाता है। जो 47 है धारा उसमें अतिरिक्त लाभ का आवंटन, जो कि अभी ऊपर की लाइनों में लिखा है कि रिजर्व और प्रतिधारित आय के लिए प्रावधान करने के बाद जो अधिशेष आय रहती है उसे ये सरकार को हस्तांतरित करते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स से संबंधित है। ये जो इंडेक्स है इसे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी किया गया है और जो शीर्ष देश हैं उसमें आपके न्यूयॉर्क शहर पहले नंबर पर है, फिर लंदन है, फिर आपका सेंट जॉन्स है और जो दिल्ली है वो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में 350वें नंबर पर है। और जो सूचकांक है इसमें जो है टोटल विश्व के 1000 शहरों को शामिल किया गया था।
फिर इसमें अगर देखा जाए 1000वां जो नंबर है वो किस शहर को दिया गया है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है 1000वां नंबर क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का शहर है और वो है आपका सुल्तानपुर। ये दोस्तों याद रखना है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स से संबंधित है। तो ये रिपोर्ट आपकी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें केवल यही याद रखना है कि कौन से देश के लोग खाना वेस्ट करने में किस नंबर पर हैं, तो इसके आंकड़े एक टेबल में दिए गए हैं। अगर भारत के आसपास की बात की जाए तो इसमें आपके मालदीव शीर्ष पर है भारत के। अगर आसपास की बात याद रखना, ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो है भोजन की बर्बादी होती है। अगर भारत के पड़ोसियों में देखा जाए सबसे कम बर्बादी किस देश में होती है, तो वो आपका भूटान है। तो दोस्तों ये आंकड़े कुछ याद रखने हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपकी वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात से संबंधित है। जो कमोडिटी हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है। तो इसमें कमी के रुझान दर्ज किए गए हैं, केवल इतना याद रखना है। बाकी इसमें जो डिटेल रहेंगे वो हम लोग जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज आएगी उसमें पूरे विस्तार से इसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।